नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं स्पेशल की लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज की क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 4 जो हमें पढ़ रहे थे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, उसी को हम आगे उसका जो अंतिम पार्ट जो है उसको हम पढ़ेंगे, जो जिसमें कुछ छोटे छोटे बिंदु जो हैं उनके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया था, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक नंबर के क्वेश्चन जो वो एक लाइन में से एक वर्ड में से निकाल कर पूछे जाते हैं। तो उसके लिहाज से ही ये जो टॉपिक है उसको हम ध्यान में रखेंगे। कुछ मुख्य बातें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पहली चीज जो है वो ये ध्यान रखें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कहते हैं या क्या होता है ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सीधा सा अर्थ ये रहेगा कि ब्लड या ब्लड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, उनको रिसीव करना किसी एक इंडिविजुअल से या इंडिविजुअल का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उससे, और फिर किसी दूसरे व्यक्ति के जो रेसिपेंट होता है उसके शरीर में पहुंचाना या उसके शरीर में उसको ट्रांसफ्यूज करना, ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी सीधा सा है एक व्यक्ति के शरीर से रुधिर को या ब्लड को निकाल कर कलेक्ट करना और फिर दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना, ये है प्रक्रिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाएगी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, रिसीविंग ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक प्लेटलेट्स और प्लाज्मा फ्रॉम वन इंडिविजुअल इनटू अनदर इंडिविजुअल्स बॉडी। एक इंडिविजुअल यानी एक मनुष्य के शरीर से निकालकर किसी दूसरे मनुष्य के शरीर में पहुंचाना, वही क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो सबसे पहले किया था डॉक्टर डेनिस ने। डॉक्टर डेनिस जो एक फ्रेंच डॉक्टर थे, फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने सबसे पहले ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया था। इन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सबसे पहले किया था, इसको ध्यान में रखना है। इन्होंने एक कुत्ता जो है उसके शरीर से रुधिर को निकालकर एक बच्चे के शरीर में पहुंचाया था। हालांकि इस तरह का ट्रांसफ्यूजन जो है वो नहीं किया जाता है मनुष्य के शरीर में। मनुष्य से शरीर से प्राप्त रुधिर को ही चढ़ाया जाता है, किसी दूसरे जीव का रुधिर जो वो नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन पहला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था वो डेनिस ने जो किया था वो 2 अलग अलग जातियों के जीवों के मध्य था, यानी एक पशु का रुधिर जो है वो एक मनुष्य के शरीर में चढ़ाया था प्रैक्टिकल के रूप में। अब इसके बाद में दूसरी चीज जो है दूसरा टॉपिक जिसमें आता है वो है रिक्वायरमेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट जो है वो कब रहती है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ती है। तो वो कंडीशन जो है उनमें नॉर्मल सी बात है, किसी भी ब्लड व्यक्ति के इंडिविजुअल के बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ्यूज कब किया जाएगा, जब उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो, लैक ऑफ ब्लड की कंडीशन जो है वो बने, उस कंडीशन में। अब ये कंडीशन जो है वो कई परिस्थितियों में आ सकती है, जैसे ड्यूरिंग इंजरी और सीवियर ब्लीडिंग, किसी कारण से शरीर का रुधिर जो है वो बह गया हो बहुत ज़्यादा, या फिर कोई दुर्घटना हो, एक्सीडेंट वगैरह हो गई, उसमें चोट लग गई हो तो उससे रुधिर बह जाए तब, या फिर शरीर में ब्लड की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन द बॉडी, ऐसी कंडीशन हो जाए, या फिर मेजर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई बार सर्जरी वगैरह करवाते हैं तो उसमें शरीर में जब काटछांट की जाती है तो शरीर से ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है, तो उसकी कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी ज़रूरतें पड़ती हैं। या फिर लो प्लेटलेट की कंडीशन हो जाए, जैसे डेंगू बुखार होती है तो उसमें प्लेटलेट वगैरह जो कम होने लगते हैं, उनकी पूर्ति करवाने के लिए, उनकी वापस सप्लाई करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना जो है वो जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीजेज जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इस तरह की ये डिजीज होती हैं जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना जो है वो जरूरी रहता है। फिर इसके बाद में प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसकी बात करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस की यदि हम बात करें तो इसमें 2 स्टेज में ये प्रक्रिया जो है वो की जाती है। इसमें 2 स्टेप होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस में। पहला है ब्लड का कलेक्शन। तो सबसे पहले तो ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, उसका कलेक्शन किया जाता है, और फिर उसके बाद में ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। दूसरा जो स्टेप है वो है ट्रांसफ्यूजन। तो पहले में ब्लड कलेक्शन किए
यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं उनको शामिल किया जाता है। तो उसमें देखिए, तो सबसे पहले को हेल्थ इंस्पेक्शन किया जाता है। किसका? जो एक डोनर होता है उसके हेल्थ का इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है, उसकी जांच जो है वो की जाती है। उसका बॉडी वेट कितना है, वह बीमार तो नहीं है, कुछ दिनों पहले वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं रह चुका है, इस तरह की जांच जो है वो की जाती है। फिर उसके बाद में ही यदि व्यक्ति का शरीर पहले से कमजोर हो, वजन 50 किलो से कम हो, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड जो है वो कलेक्ट ही नहीं करते हैं। ब्लड जो है वो कलेक्ट करने से पहले उसकी हेल्थ इंस्पेक्शन करनी, और उसमें हेल्थ इंस्पेक्शन में वो पॉजिटिव आए, सही रहे, तो ही क्या किया जाता है, ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। दूसरा, उसके बाद में हेल्थ इंस्पेक्शन हो गया और हेल्दी है वो डोनर, तो उस कंडीशन में एक उपयुक्त कैनुला जो है वो काम में ली जाती है। तो कैनुला जो है वो उस व्यक्ति की जो आर्टरी होती है, डोनर जो होता है उसके आर्टरी में इंसर्ट करवाते हैं या अंदर लगा देते हैं। कैनुला एक मोटी सुई होती है, उस सुई की सहायता से ब्लड को बाहर निकाला जाता है या ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। तो कैनुला की सहायता से या विद द हेल्प ऑफ ए कैनुला ब्लड कलेक्टेड इन स्टेरिलाइज्ड एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग पाउच, इनको पाउच में कलेक्ट कर दिया जाता है। एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग पाउच जो होते हैं उनमें, एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग पाउच जो है वो क्यों, उन पाउच में एक लिक्विड सा भरा रहता है जिसमें ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, वो एंटीकोगुलेंट मटेरियल या सब्सटेंस होता है। एंटीकोगुलेंट मटेरियल क्या होता है, ब्लड जब बॉडी से बाहर निकलता है तो उसकी खासियत है कि वो जम जाता है, उसका कोगुलेशन हो जाता है, उसके क्लॉट बन जाते हैं, और उस कंडीशन में वो चलाने लायक नहीं रहता, खराब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसमें एंटीकोगुलेंट जो है वो मिलाने जरूरी हैं, जो उस थैली में पहले से भरे होते हैं, ताकि उस ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो, उसके क्लॉट जो है वो नहीं बने। तो एक कैनुला हेल्थ इंस्पेक्शन के बाद में कैनुला की सहायता से एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग पाउच जो है उनमें उनको कलेक्ट कर दिया जाता है, और फिर ये कलेक्टेड ब्लड जो है इसको फिर क्या किया जाता है, इसको रेफ्रिजरेटर में या इसका रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। इसको रेफ्रिजरेट कलर में लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर रखना जरूरी होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देगी तो ब्लड उन पाउच में बड़ा बड़ा ही खराब हो जाएगा, कारण उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के कारण से खराब हो जाता है, या फिर ब्लड में चलने वाली जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं वो ब्लड को खराब कर देती हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कम करना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को कम करना, उसके लिए उनको रेफ्रिजरेट किया जाता है। इसके बाद में ये जो ब्लड है इसके कई सारे टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, लैब में टेस्ट किए जाते हैं, इसमें इनकी जांच की जाती है। ABO ग्रुपिंग की, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ABO AB, इनकी जांच की जाती है। RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी जांच की जाती है। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारियां जिनके कारण से कंटेमिनेशन हो सके ब्लड का, उनकी जांच जो है वो भी करनी जो है वो जरूरी होती है। जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, जो ब्लड डोनर से कलेक्ट किया गया है उसमें HIV, हेपेटाइटिस, इस तरह के कोई वायरस वगैरह तो हैं वो तो नहीं है, उनकी जांच की जाती है। और साथ ही जब ब्लड कलेक्ट किया जाता है डोनर से, तो ब्लड कलेक्शन के कुछ समय बाद तक, लगभग 15-20 मिनट तक, आधे घंटा तक उसको डॉक्टर के सुपरविजन में रखा जाता है, डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि कई बार ब्लड डोनेट करने के बाद में शरीर में कमजोरी से आ जाती है, चक्कर से आ जाते हैं, वीकनेस वगैरह आ जाती है, तो ऐसे कोई साइड इफेक्ट जो हैं वो नहीं हो, उनको यदि वो हो तो उनका ट्रीटमेंट जो हो किया जा सके, इसके लिए डॉक्टर के सुपरविजन में रखना जरूरी हो। फिर उसके बाद में सेकेंड जो स्टेज है वो होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। कलेक्टेड ब्लड को क्या करना, कोई रेसिपेंट जो होता है उसकी बॉडी के अंदर क्या करवाना, इंटर करवाना। तो इसके लिए पहले क्या किया जाता है, जो पेशेंट है, पेशेंट और डोनर जो है उनके ब्लड ग्रुप की मैचिंग जो है वो की जाती है। ब्लड ग्रुप सेम जो होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे A पॉजिटिव है पेशेंट तो A पॉजिटिव को ही का ब्लड जो कलेक्ट किया हुआ है वही चढ़ाते हैं, A नेगेटिव है तो नेगेटिव का ही चढ़ाएंगे, O पॉजिटिव का O नेगेटिव
नेगेटिव का ब्लड जो है वही चढ़ाया जाता है। तो मैच किया जाता है डोनर और एक पेशेंट के ब्लड को। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसको शुरू करते हैं इंट्रावेनस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। एक छोटी सुई आती है जो वेन में चढ़ाई जाती है और वेन में ब्लड को धीरे धीरे करके चढ़ाया जाता है। एक यूनिट ब्लड जो 300 ग्राम होता है, जो एक पाउच में आता है एंटीकोगुलेंट वाले पाउच में 300 ग्राम वजन के एक यूनिट ब्लड माना जाता है। तो एक यूनिट ब्लड या 300 ग्राम ब्लड जो है वो कलेक्ट करने में तो केवल 2-3 मिनट का ही टाइम लगता है, क्योंकि कैनुला जो है वो एंटर करवाई जाती है आर्टरी में जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसलिए तेजी से लिया जाता है। तो कलेक्शन में टाइम कम लगता है, लेकिन ट्रांसफ्यूजन में टाइम 3-4-5 घंटे का टाइम लगाया जाता है, क्योंकि ब्लड को एक साथ यदि तेजी से चढ़ा दिया जाए तो उसके कारण से शरीर में जो रेसिपेंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसकी बॉडी में कई साइड इफेक्ट होने लगते हैं। उसके शरीर में कंपकंपी छूटना या इस तरह के लक्षण उभरने लगते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके चढ़ाया जाता है। जैसे ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं तो एकदम धीरे धीरे चढ़ाते हैं, एक साथ तेजी से नहीं चढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके और इंट्रावेनस इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी सहायता से ब्लड को क्या किया जाता है, डोनर से लिया गया ब्लड जो है वो पेशेंट की बॉडी में इंटर करवाया जाता है। इसके बाद में ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कई सारी रिएक्शन जो होते हैं, जैसे बुखार चढ़ना, दर्द होना, कंपकंपी छूटना, फीलिंग चिल्ड, साइनोसिस, इरेगुलर हार्ट बीट का इरेगुलर होना, इस तरह की कंडीशन जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कई दवाइयाँ वगैरह जो हैं वो भी दी जाती हैं। इसके बाद में ब्लड से रिलेटेड ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हो जाता है। एक चीज में और ध्यान रखोगे कि ब्लड जो एक डोनर से लिया गया है तो यूँ नहीं है कि उसकी बॉडी से जैसे एक यूनिट ब्लड निकाल लिया तो उसके शरीर में वो एक ब्लड यूनिट की कमी हो गई। वो एक यूनिट ब्लड जो है, जो भी डोनर के शरीर से लिया गया है, वो वापस रिप्लेस हो जाता है। लेकिन ब्लड के दो पार्ट होते हैं, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट और एक दूसरा ब्लड में मिलने वाली आरबीसी या ब्लड कार्पस। प्लाज्मा जो है उसकी कमी तो 2-3 दिन में ही पूरी हो जाती है, या प्लाज्मा जो है वो 2-3 डेज में रिप्लेस हो जाता है, जबकि आरबीसी जो है ये लगभग 36 से 90 डेज जो होते हैं, 36 to 90 डेज जो है वो लगते हैं रिप्लेस होने में। इसलिए नॉर्मली यदि देखा जाए तो एक व्यक्ति जिसने ब्लड दे दिया है उसके बाद में कम से कम 3 महीने तक उसकी बॉडी से दोबारा जो है वो ब्लड नहीं लिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें तो उस विशेष कंडीशन में, इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में जरूरत पड़ जाए तो हो सकता है इमरजेंसी कंडीशन में ले लिया जाए, लेकिन नॉर्मली 36 to 90 डेज जो है वो आरबीसी को रिप्लेस होने में लगते हैं। इसलिए उतना टाइम जो है या उतना गैप जो है वो रखा जाता है ब्लड को कलेक्ट करने में। इसके बाद में टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसकी हम बात करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो दो टाइप का होता है। किसके बेसिस पर? जो सोर्स है, डोनर है और पेशेंट है, उनके बेसिस पर। तो सोर्स के बेसिस पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एलोजेनिक और सेकेंड वन जो है वो है ऑटोजेनिक। तो पहले हम बात करते हैं एलोजेनिक की। एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो किसे कहेंगे? ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें ब्लड इन्फ्यूज टू द अदर इंडिविजुअल्स बॉडी टेकन फ्रॉम सम वंस या सम अदर, यानी एक व्यक्ति, एक दूसरा कोई व्यक्ति है उसके शरीर से ब्लड को कलेक्ट करना और किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में ब्लड को चढ़ाना, यानी डोनर जो है वो अलग हो, पेशेंट या रेसिपिएंट जो है वो अलग हो। ब्लड कलेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से किया जाए और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसी दूसरे में किया जाए, वो है एलोजेनिक। जबकि दूसरा है वो है ऑटोजेनिक, समजीवी प्रकार का। इसमें क्या होगा? ब्लड को कलेक्ट किया जाता है एक व्यक्ति से या एक इंडिविजुअल से और उसी सेम इंडिविजुअल में ही ब्लड को वापस ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, यानी डोनर और पेशेंट जो वो सेम ही है। तो ऐसी कंडीशन में ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन जो हो क्या हो गया? इसे ब्लड कलेक्टेड एंड रिफ्यूज ऑफ द पेशेंट्स ओवन ब्लड कंपोनेंट्स, यानी ब्लड को उसी व्यक्ति के शरीर से निकालकर उसी व्यक्ति में चढ़ाना। अब ऐसी कंडीशन में सवाल ये उभरता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? जब उसी व्यक्ति में चढ़ाना है तो फिर उसके शरीर से निकालेंगे क्यों? कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसे एक विशेष प्रोसेस
हेमोडायलिसिस की प्रोसेस होती है। हमारी बॉडी जो है उसमें एक ऑर्गन होता है किडनी। किडनी जो है वो ब्लड में से इसमें हम एक्सक्रेटरी सिस्टम जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कई एक्सक्रेटरी या हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। हमारी बॉडी में यूरिया बनते हैं। यूरिया जो है वो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो वो ब्लड में मिल जाती है। उसको ब्लड से अलग करना या ब्लड से फिल्टर करना जो है वो जरूरी होता है। तो यूरिया को फिल्टर करके, ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को अलग कर लिया जाता है। कहाँ पर? किडनी में। लेकिन कई व्यक्तियों में किडनी जो है वो खराब हो जाती है, फंक्शनिंग जो है वो शो करने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में या ब्लड में यूरिया जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और उसके कारण से कई व्यक्ति जो हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? वो पेशेंट जिसकी किडनी खराब है उसके शरीर से ब्लड को निकालेंगे और आर्टिफिशियल किडनी बाहर जो होती है उसमें एंटर करवाएंगे। आर्टिफिशियल किडनी में यूरिया को तो अलग कर लिया जाएगा और जो प्योर ब्लड है उसको वापस उसी में चला दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? ब्लड को कलेक्ट अलग किया और प्योर करके वापस उसी पेशेंट में चला दिया, तो हो गया ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। तो ये दो टाइप का है, एलोजेनिक और ऑटोजेनिक। डोनर और पेशेंट सेम हो तो ऑटोजेनिक, डोनर अलग और पेशेंट अलग हो तो क्या करेगा? एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद में एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, वो है प्रीकॉशन। प्रीकॉशन क्या प्रीकॉशन जो है वो अप्लाई करना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर? तो इसमें भी केवल रीडिंग जो है वो लगा देना। जैसे सबसे पहले मैचिंग की जाती है ABO एंटीजन की, RS एंटीजन की, डोनर और एक रेसिपिएंट की। तो डोनर और रेसिपिएंट इनका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ये सावधानी रखनी जरूरी है। दूसरा, पैथोजेनिक और हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो तो नहीं है किसी डोनर के ब्लड में, जैसे HIV, हेपेटाइटिस, इस तरह के वायरस या कोई दूसरे हानिकारक हार्मफुल प्रोडक्ट जो है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह जो है वो तो नहीं है, उनकी जांच की जाती है। तो डोनर के ब्लड की पूरी जांच करनी जो है वो जरूरी है। इसके अलावा जो ब्लड लिया गया है उसको रेफ्रिजरेटेड करना जो है वो जरूरी है, तो उसका रेफ्रिजरेशन करते हैं वेयर हाउस में, नहीं तो ब्लड जो है कलेक्टेड ब्लड जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये भी एक प्रीकॉशन अपनाना जरूरी है। इसके अलावा जो ब्लड को कलेक्ट करके रखा है उस ब्लड को पूरी तरह से सील करके एयर टाइट पाउच जो होते हैं उनमें रखा जाता है, नहीं तो उनमें कंटेमिनेशन हो सकता है स्टोरेज के टाइम पर, स्टोरेज करते टाइम पर। तो कंटेमिनेशन को रोकना या प्रिवेंट ऑफ कंटेमिनेशन इन ए कलेक्टेड ब्लड जो है ये भी जरूरी होगा। और इसके बाद में चाहे ब्लड कलेक्शन हो चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, ये किसी डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वगैरह होते हैं उनकी सुपरविजन भी करना जरूरी है, क्योंकि डोनर में कलेक्शन के समय या फिर पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन के समय जो है वो कई रिएक्शन जो है ब्लड कलेक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड वो दिखती हैं। उनको रोकने के लिए या उनसे बचाने के लिए ये प्रीकॉशन जो है वो अपनाना जो है यानी मेडिकल सुपरविजन जो है वो जरूरी होता है। इसके बाद में ये प्रीकॉशंस वगैरह नहीं रखी जाए, जैसे डोनर के ब्लड का टेस्ट वगैरह नहीं किया जाए तो कौन सी बीमारियों का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियां या इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं, इसलिए ये प्रीकॉशन रखना जरूरी है। तो ये चीजें इसके अंदर आ जाए। तो ये तो हुआ अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद में एक दूसरा टॉपिक जो है वो है ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन या बॉडी डोनेशन ये क्या है, पहले तो इस चीज को देखें। ऑर्गन डोनेशन या बॉडी डोनेशन जो है इसका मतलब क्या होगा? ऑर्गन को डोनेट करना। ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है, बॉडी में से निकाल कर कोई जो दूसरा पेशेंट होता है उसकी बॉडी में चढ़ाना, इसको हम कहेंगे ऑर्गन डोनेशन। तो ये रिमूविंग ऑर्गन्स और टिश्यू फ्रॉम समवन हु हैज डाइड, जो मर चुका है यानी जो डोनर है, और उसके बाद में उसको ट्रांसप्लांट करना एंड ट्रांसप्लांटिंग देम इनटू समवन हु इज इल और डाइंग, जो रेसिपिएंट होता है उसमें। तो सीधा सा ये हो गया कि डोनर से रिसीव करके रेसिपिएंट जो है उसमें उसको ट्रांसप्लांट करना, यही क्या है? ऑर्गन डोनेशन है। क्या लगेगा? जैसे किसी व्यक्ति में किडनी खराब हो गई है
तो या तो उसकी हेमोडायलिसिस करवानी पड़ेगी, जो एक महंगी प्रोसेस होती है जिसमें पैसा वगैरह ज़्यादा लगता है और ये कोई स्टेबल ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो उसके लिए कई बार उसमें क्या करते हैं, यदि मिल जाए तो किडनी जो है उसी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये किडनी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से निकाली जाती है जिसमें वो किडनी सही हो। अब ये किडनी यूँ नहीं कि हर किसी जिंदा व्यक्ति से निकालें, कोई व्यक्ति जो है वो मर गया है, मरने के बाद में भी कुछ समय तक ऑर्गन जो है वो फंक्शनिंग फॉर्म में रहते हैं, वो सही तरीके से काम करते रहते हैं। तो मरने के तुरंत बाद में जो डोनर है उसकी बॉडी से उन ऑर्गन को निकाल लेना, रिसीव करना और फिर उनको ट्रांसप्लांट कर देना किसी दूसरे व्यक्ति के, या तो पेशेंट होता है जिसको नीड होती है उस ऑर्गन की, उसके शरीर में चढ़ाना। यही क्या है, ऑर्गन डोनेशन। अब ऑर्गन डोनेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है वो माने जाते हैं, कारण क्योंकि इससे जो व्यक्ति बीमार होते हैं उनको वापस सही किया जा सकता है, उनकी जिंदगी जो है, उनकी लाइफ जो है उसको सेव किया जा सकता है। तो लाइफ को सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन जो है इससे लोग घबराते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। एक तरह का सबसे महानतम डोनेशन या दान जो है इसको माना जाता है। कारण इसके जैसे एक इंसान जो है वो जन्म लेता है, उसके बाद में जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, वो जब डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, उसका मृत शरीर बन जाता है, तो उसके साथ में उसके ऑर्गन जो है वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। लेकिन यदि उसने अपनी मृत्यु से पहले ही बॉडी दी या ऑर्गन का डोनेशन कर दिया हो, तो उसके ऑर्गन जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जिंदा रह जाएगा। उसका शरीर चाहे मर चुका हो या उसकी जिंदगी चाहे खत्म हो चुकी हो, फिर भी वो उसके ऑर्गन जो है किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में एक तरह से जिंदा रह जाएंगे। यानी वो मरने के बाद में भी इस तरह से क्या रहता है, यानी उसका कुछ अंश जो है वो जीवित रहता है। तो इस कारण से इसे महान डोनेशन या ग्रेट डोनेशन के में शामिल इसको किया जाता है। ऑर्गन डोनेशन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इंडिया में ऑर्गन डोनेशन डे जो है मनाया जाता है, वो है 13 अगस्त। तो 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में इसको मनाया जाता है। अब ये ऑर्गन डोनेशन कौन कर सकता है, तो इसकी हम बात करें तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकता है। जैसे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी लिंग का हो, महिला हो, पुरुष हो, वो अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। अपनी स्वीकृति से, अपनी इच्छा से वो ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। अब ये अपनी सहमति, इसके लिए जो सहमति पत्र होता है, फॉर्म होता है, उस फॉर्म को पहले एक एप्लीकेंट फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरना जरूरी है, जिसमें उसकी खुद की सहमति, स्वीकृति जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यदि ऑर्गन डोनेट करने वाला जो है उसकी उम्र 18 साल से कम है, एज जो है वो 18 ईयर से लो है या बिलो 18 ईयर है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी सहमति के साथ साथ में उसके जो पेरेंट होते हैं उनकी कंसेंट जो है वो भी क्या होती है, रिक्वायर्ड हो। तो स्वयं की खुद की कंसेंट, ओवन कंसेंट या फिर पेरेंट कंसेंट से वो क्या कर सकते हैं, बॉडी को डोनेट कर सकते हैं। यदि किसी ने ये कंसंट्रेशन फॉर्म जो है वो पहले अप्लाई नहीं किया है, पहले नहीं भरा है, तो उसकी मृत्यु के बाद में यदि ये लगे कि उनका ऑर्गन डोनेशन जो है वो करना चाहिए, तो उसका जो हक है ऑर्गन डोनेशन करने का, जो अथॉरिटी है वो होती है उसके जो एथोराइज है, जो लीगली एथोराइज्ड ओनर जो होते हैं उनके पास में। तो लीगली एथोराइज, जैसे किसी बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसके लिए लीगली एथोराइज जो है वो उसकी बॉडी के वो कौन होंगे, उनके पेरेंट होंगे। तो पेरेंट जो हैं उनकी कंसर्न जो है वो उसमें जरूरी रहेगी। तो ऑर्गन डोनेशन जो हो किया जा सकता है। दूसरी चीज बॉडी डोनेशन क्या थी, बॉडी पूरी कंप्लीट बॉडी का भी डेथ के बाद में डोनेशन किया जा सकता है। अब ये बॉडी जो किस काम में आती है, इसके दो काम होते हैं। एक तो डेथ के बाद में यदि बॉडी डोनेशन कर चुका है तो व्यक्ति, तो उसकी बॉडी में से ऑर्गन को निकाल कर रिसीव करके किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट करके उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो MBBS वगैरह की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें उनको सिखाया जाता है कि सर्जरी कैसे की जाती है, बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कहाँ होते हैं। तो यूँ नहीं है कि उनको थ्योरेटिकली ये चीज़ बता दी जाए कि चेहरा इस तरह से लगाना है, हार्ट यहाँ होता है, यहाँ से इसको काटना होता है, हटाना होता है।
इसके लिए ब्रेन की सर्जरी वगैरह ये चीज़ें जो सिखाते हैं तो उसके लिए इनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है और प्रैक्टिकल करवाने के लिए डेड बॉडी की जरूरत होती है। अब ऐसे कंडीशन में एक बॉडी डोनेशन किसी ने किया है तो उनकी बॉडी या उनका मृत शरीर जो है वो उनके प्रैक्टिकल में काम आ जाएगा और इस तरह से उसका मृत शरीर जो है किसी ना किसी काम में आने के कारण से उपयोगी जो है वो माना जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं डेथ के बाद में। उन्हें दफनाया जलाया नहीं जाता, वो मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह के मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह में जो स्टडी करते हैं उनके वो काम में आ जाते हैं। तो ये बॉडी डोनेशन जो है वो कई सारे लोग कर चुके हैं। उनमें जो बॉडी अपने डोनेट कर चुके हैं उनमें कई बार नाम ले लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसे महान हस्तियां या रही हैं जिन्होंने बॉडी को डोनेट किया है। तो उसमें कई सारी हस्तियों का नाम आता है जिसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल ये अपनी बॉडी डोनेट कर चुकी है अपने डेथ के बाद में। जो सुभाष चंद्र बोस की जो वुमन विंग थी, आजाद हिंद फौज की जो सेना थी उसमें वुमन विंग जो थी उसकी ये कर्नल कैप्टन थी। इसके अलावा ज्योति बसु जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 3 सालों तक, इन्होंने भी अपनी बॉडी को डोनेट किया था इनकी डेथ के बाद में। कुछ जीवित हस्तियां जो हैं उनका भी इसमें नाम लिया जाता है, जैसे गौतम गंभीर जो एक मशहूर क्रिकेटर है, इन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया है। ये इनकी बॉडी जो है उनमें वो लीगल कंसेंट अपनी फॉर्म जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा साध्वी ऋतंभरा ये भी इन्हीं हस्तियों में शामिल है। तो गौतम गंभीर और ऋतंभरा ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने बॉडी डोनेशन किया है। तो इस तरह से रिलेटेड ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें जो हैं, इसमें मेन जो चीजें आई हैं उनको आप ध्यान में रख लें एग्जाम के लिहाज से। बाकी इसके साथ में अपना चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगला चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।